हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यूज़ के बारे में जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आज का जो सेशन है वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को। और जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभागृह, जो वर्तमान में संसद भवन सेंट्रल हॉल के नाम से जानी जाती है, में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? जेबी कृपलानी। और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। और उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसकी कुछ धाराओं को लागू भी किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई जिसमें संविधान पर सभी ने अपने हस्ताक्षर करके उसे मान्यता दी। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो संविधान सभा थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर को ही सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी सदस्य चुने गए। तो ये कब चुने गए थे? ये चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। संविधान के निर्माण में कुल 22 समितियां बनाई गई थीं। इनमें से 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान सभा है, इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 6 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 से संविधान जो है वो अमल में लाया गया। तो ये ध्यान में रखना है, इसको बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2015। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार के द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया।
तो 2015 से ही हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1976। तो 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सोवियत संघ। तो पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रस्तावना या उद्देशिका भी इसको कहा जाता है। उद्देशिका को संविधान का मूलभूत सार माना जाता है। इसे पढ़ने से संविधान का जो उद्देश्य है उसके बारे में पता चलता है। इससे हमारे संविधान का दर्शन भी ज्ञात होता है। यही कारण है कि उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां शामिल थीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान लागू करते समय और वर्तमान में, तो लागू करते समय अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां कितनी थीं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संविधान को सबसे सर्वोपरि माना है। तो इसलिए देश में जो सर्वोच्च कानून है ये कौन है? भारतीय संविधान। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान निम्न में किसके द्वारा बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी देहरादून, यानी कि देहरादून से भारत का जो मूल संविधान था उसका प्रकाशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में कितने शब्दों से बना है? जो मूल संविधान है वो कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 80,000। ये लगभग 80,000 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 1,46,385 शब्दों के साथ 25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 104 संशोधन हैं। जबकि शब्दों के आधार पर मोनाको का जो संविधान है वो सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें 97 अनुच्छेदों के साथ 10 अध्याय और कुल 3,814 शब्द हैं। वहीं अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में 4,543 शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी सरकार का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो इसमें ध्यान में रखना है कि जो अमेरिका का संविधान है वो सबसे छोटा, सबसे पुराना है और ये लिखित संविधान के रूप में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान ये क्या था? ये था सबसे पुराना लिखित संविधान। ये किसका है? ये है अमेरिका का। लेकिन अगर ये आता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो ये बड़ा लिखित जो संविधान है ये है भारत का।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पुराना ये अमेरिका का है और ये लिखित रूप में है। और अगर लिखित रूप में अगर हम बात करें तो ये सबसे जो बड़ा है ये किसका है, भारत का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। यानी कि भारत का जो संविधान है वो लिखित रूप में अन्य किसी भी देश से सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लिखित संकल्पना थी वो सबसे पहले आई थी। यानी कि सबसे जो पुराना लिखित संविधान है ये अमेरिका का है। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद भवन। यानी कि जो मूल संविधान है इसको संसद भवन में रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल अंग्रेजी में। तो जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो क्या निरूपित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गति को। यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें चक्र है वो गति यानी कि प्रगतिशीलता को दर्शाता है। अब हम बात कर लेते हैं ध्वज के बारे में। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज जिसको हम तिरंगा भी कहते हैं, इसमें 3 रंग की 36 पट्टियाँ होती हैं और बीच में नीले रंग का एक चक्र सुशोभित होता है। इसकी अभिकल्पना है जो राष्ट्रीय ध्वज की ये दी थी पिंगली वेंकैया ने, जिसे 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इस जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको 22 जुलाई 1947 में आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियाँ होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर की जो पट्टी रहती है वो केसरिया रंग की होती है। ये किसको शो करती है, ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी होती है, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देती है। और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है जो शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। और ध्वज की अगर हम लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इसके बारे में अगर हम बात करें तो लंबाई और चौड़ाई इसका अनुपात होता है 3:2 का। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। यानी कि जो चक्र होता है वो गहरे नीले रंग का होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। और ये इस बात का प्रतीक है कि भारत जो है वो निरंतर प्रगतिशील है। तो ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है ये निरूपित करता है गति को। और इसमें ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 का होता है। और राष्ट्रीय जो ध्वज है इसकी जो अभिकल्पना थी ये दी थी पिंगली वेंकैया ने। इसको भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विट्ठल भाई पटेल। यानी कि विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र नहीं है तो ये कहाँ नहीं है, चीन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। यानी कि इंग्लैंड से भारत में एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ के संविधान से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। यानी कि भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, जो चरण है, उसको ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा को किस योजना के तहत गठित किया गया था। यानी कि भारत की जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था ये कौन सी योजना के अंतर्गत किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन।
यानी कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई और योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बी.एन. राव। यानी कि बी.एन. रॉय के लिए बी.एन. राव को भारतीय संविधान सभा का जो है वो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान के गायन की जो अवधि है वो लगभग 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रीय गान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है जिसमें प्रथम और अंतिम पंक्ति ही बोली जाती है, जिसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। संविधान सभा ने जनगण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 296। बंटवारे के बाद यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, इसके बाद कुल सदस्यों 389 में से भारत में केवल 299 ही रह गए, जिनमें 296 चुने हुए थे और जो 70 सदस्य थे वो मनोनीत थे। और इन 296 में कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 थी और जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे ये जो सदस्य थे ये कितने थे? 33 थे। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भारत की जो अंतरिम संसद थी उसमें जो सदस्य थे उसमें महिला सदस्य संख्या कितनी थी? 15 थी। अनुसूचित जाति सदस्य संख्या 26 और अनुसूचित जनजाति सदस्य संख्या 33 थी। कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? कुल महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन किए गए? तो अधिवेशन कितने किए गए थे? अधिवेशन किए गए थे 12। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12। आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि आज़ाद भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किस प्रक्रिया से यानी कि किस प्रकार किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जी.वी. मावलंकर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1971। अगला प्रश्न, राज्यसभा की बैठकों का जो सभापति है वो कौन होता है? तो राज्यसभा की जो बैठकों का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी।
आगे बढ़ते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यसभा। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो मतदान करने की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1952 में, यानी कि पहले जो आम चुनाव हुए थे ये 1952 में हुए थे। भारत के प्रथम वायसराय, तो प्रथम वायसराय ये कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के प्रथम वायसराय ये कौन बने थे? ये बने थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था सुकुमार सेन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम, यानी कि 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद, प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19(1) का। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो संविधान का संशोधन करने की जो शक्ति है वो कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 368, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये कहाँ के संविधान से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। लेकिन भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ये है अनुच्छेद 368। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को जो शिक्षा का विषय था उसको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात को घोषित कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 360, यानी कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।